2x plus 3y equal to 2, k plus 2x plus 2k plus 1y is equal to 2 into k minus 1. ये क्वेश्चन था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और एक था x plus k plus 1 into y is equal to 4, k plus 1 into x plus 9y is equal to 5k plus 2. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक तीसरा क्वेश्चन बना लिया था। गलती ये हो गई थी कि एक पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया और एक पार्ट ये ले लिया। दैट्स व्हाई हमारे पास कल एक सिंपल सा आंसर जो आना चाहिए था वो नहीं आना था, बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ था। उसमें भी सॉल्व होता है, उसका भी आंसर आता है, तो वो अभी उसमें हमें दिमाग लगाने की हमें इतनी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर बोथ, राइट। चलो सॉल्व करो इसको एक बार। इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क, आपका टेस्ट है, इस तरह से हो सकता है क्लास टेस्ट ले रहे हो। और सैटरडे, कल सैटरडे ही है, बिल्कुल टेस्ट है। क्यों? टेस्ट तो होगा, क्लास टेस्ट होगा। दिन के 5 या 6 क्वेश्चन क्लास में ही चेक करूंगी, क्लास में करवाऊंगी। ये एक ऐसा प्रॉपर टेस्ट करूंगा, एक वार्म अप फीलिंग रखूंगी, ठीक है, जितना पढ़ाया हमने उसके बाद। और मैं चाहती हूँ मंडे से फिर मैं आपको फुल शेड्यूल इसके स्टार्ट कर दूं। बुक स्टार्ट करें, बुक करके हम प्रॉपर एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करें। आप अपने नोट्स बनाओ, उसमें आई वुड वांट कि आप एक्सरसाइज वाइज नोट्स बनाओ, क्योंकि बाद में ये कैसे हुआ, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट भी है, उसने कलेक्शन रखा हुआ है, आपको आपके पास प्रॉपर सॉल्व किया हुआ होता है, ठीक है। और रेंज पे लिखो जो बच्चे आ गए। Today is 25th, right? Saket, Tanmay, Falguni, Kamar, कवर के बाद तुम्हारा नाम क्या है? मानी, करण और आरुष। Who's this? किसने ऑनलाइन ज्वाइन किया आज? मैम काशिन। काशिन, काशिन क्या हो गया बेटा? मैम थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी तो आ नहीं पाया था आज। ठीक है, बताती हूँ। हाँ भेजा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है, वो सेम रहेगा। बिकॉज आई हैव द परमिशन ना, आई कैन ग्रांट परमिशन, मेरे पास एक्सेस है, तो मेरी मर्जी होती है और मैं रिमूव भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं बता रही सबको। आरव है और एक दिशा, और कौन है? So we have for infinitely many solutions, first का आंसर क्या है आपका? 4 आ गया सबका? 4 आता है, आ गया। माहिन आपका? हाँ, तो तुम हंस रहे थे तो देखकर। 2k plus 1 is equal to 2 upon 2k minus 1। बस एक चीज ना बात मान लो, आपने किसी भी एक रेशियो को सॉल्व किया, मोस्ट ऑफ द टाइम वही आंसर होगा। जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व किया तब भी आंसर आता है k इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व किया तब भी आंसर आता है k इक्वल टू 4, और इन दोनों को सॉल्व किया तब भी आपके पास आंसर आएगा k इक्वल टू 4। एक बात मान लेना, क्वेश्चन बहुत कम होगा कि अटक जाएगा या कुछ नहीं आंसर देगा, या वो होता है ना स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन की नहीं चाहिए तो सही नहीं था, आपने चेक नहीं किया, तो उसके लिए पता क्या करना होता है, आपका आंसर निकला कैसे भी करके, एक रेशियो को सॉल्व करके निकला k इक्वल टू 4, इसको वेरीफाई कर लो बस।
पुट द वैल्यू ऑफ k as 4 हियर, तो आ जाएगा 2/4, यहाँ पर 3/6, 3/9, ये 2/6 हो जाएगा, 3/9 एंड दिस विल बी 2/6 अगेन। ठीक हो गया। जब आपने किसी भी एक रेशियो को सॉल्व किया, देखो आपके पास था a1/a2, b1/b2, c1/c2, किसी भी एक रेशियो को आपने सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दी, दैट इज रिगार्डलेस आपने a1 b1 को सॉल्व किया, a1 c1 को किया या b1 c1 को किया, आपकी एक ही वैल्यू आती है इस क्वेश्चन में, चेक है k = 4, राइट। अब क्या होता है, समटाइम्स द क्वेश्चन सेज और द क्वेश्चन इम्प्लिसिटली है कि नहीं k = 4 तो यहाँ दोनों में आता है, इन दोनों में नहीं आता। दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, नॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो उसमें आप लिखते हैं नॉट पॉसिबल। आपने k = 4 निकाल दिया, आंसर लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, सच अ केस इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन, ऐसा आता है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हर बार तो हम चेक नहीं करेंगे, दिमाग में नहीं आता, तो एक चीज है वेरिफिकेशन, जो आपके लिए वैसे भी अच्छी रहेगी। हम क्या करेंगे, k = 4 लिया, ये 3 रेशियोज है आपके पास, आपने k की वैल्यू निकाली है, 4 पुट कर दो, 2/6 रेशियो क्या बनी 1/3, यहाँ पे 3/9 हो गया, 4 पुट करो, 2 × 4 8 + 1 9, यहाँ पे 4 पुट करो, 2 × 3 6, फिर से 1/2, तो आपकी रेशियो k = 4 के लिए सही हो रही। वो एक आपका सिस्टम ओरली बन भी जाएगा टू चेक फर्दर, है ना। और हर बार लीनियर इक्वेशन में वेरिफिकेशन कर लोगे ना, आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम से जो गलती थोड़ी बहुत होती है ना, वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज पता लग जाएगा हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। अभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हम स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं और जैसे आंसर आ गया, बट हल्का सा उसको पीछे ले जाके वेरीफाई कर लेना कि यही है, तो आंसर एक तरह से श्योरिटी हो जाती है, वी गेट एक सुकून मिलता है कि हाँ हमने आंसर सही किया है, चाहे वो एक ऑड नंबर ही क्यों ना आ रहा हो, कभी कभी फ्रैक्शन आंसर आती है। तो ओनली वे टू गेट assured is put in the original equation, check for the answer। समझ में आ गया बच्चे सबको, राइट। और कहाँ आपको डबल आंसर बार बार निकालने होंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिखा 1/k + 1, k + 1/9, 4/5k + 2, तीनों को इक्वल कर दोगे, ठीक हो गया। बेटर है मैं इस वाले को और इस वाले को ले लूं, a1 a2/c1 c2, क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को लेते हैं तो k + 1 होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इतना हमें समझ में आता है ना, 9th में हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक क्या होता है। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को भी लेते हो तो फिर से बन जाएगा क्वाड्रेटिक। तो अभी स्टार्टिंग के लिए चाहे हम वो नहीं कर पाए, चैप्टर 4 जब हम करेंगे ना तो फिर ये भी बहुत आसान है। तो अभी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा मैं ध्यान रख रही हूँ कि मैं अपना इजी वाला काम ले रही हूँ, कि मैंने फर्स्ट वाली रेशियो ली और लास्ट वाली रेशियो ली, तो ये आ जाएगा 1/k + 1 = 4/5k + 2। क्वेश्चन क्लियर है आपको ये? यस मैम। ओके, तो ये आ जाएगा k = ठीक है। और फिर वही जब आपने इजी वाले वे में k = 2 निकाला, वेरीफाई कर लो, 1/3, 3/9, 4/12, इज इट फाइन? यस, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से अच्छा है हम इजी वाली को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालकर वेरीफाई कर ले, तो अपने आप स्टेप्स में लिख लो दैट ऑलवेज वेरीफाई द वैल्यू। अपने एक स्टेप में या पॉइंट टू बी नोटेड होता है ना, तो हैंड आउट के ऊपर, इस वर्कशीट के ऊपर कहीं भी आप लिख लो दैट वी ऑलवेज हैव टू वेरीफाई द वैल्यू। वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, जो भी आंसर निकालते हो, माइंड में ही कैलकुलेशंस करके उसको वेरीफाई जरूर कर लेना। एक अच्छा प्रोसेस है, आपके आंसर की एक अपनी मतलब एक वो मिल जाती है, उसको पहचान से मिल जाती है कि नहीं मेरा आंसर सही है, ठीक है, मैंने वेरीफाई किया होगा। क्लियर हो गया इतना? ये जो आसान वाला भी, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, ये तो मैं आपको भी बता रही हूँ कैसे ले लो, क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, जस्ट दैट उसको सॉल्व करना कैसे होगा वो शायद आपको मैं चैप्टर 4 के बाद बता दूं, वो आपके लिए तब भी आसान हो जाएगा, तब शायद आप वेरीफाई भी ना करो। ठीक हो गया, विद दैट सब्जेक्टिव थोड़ा सा हो जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था इसका आंसर इस हैंडआउट में। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हैंडआउट है ना बेटा आपके पास? यस मैम। चलो ठीक है,
मैंने ये 2 क्वेश्चंस नए लिखवाए थे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 था क्वेश्चन 1 का, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जो मैंने कल कहा था कि अभी छोड़ देते हैं बिकॉज डिफिकल्ट हो गया ये उसके रिप्लेसमेंट में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसी के रिप्लेसमेंट पे हमने ये 2 क्वेश्चंस किए थे। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट। आपके हैंडआउट का क्वेश्चन 4 व्हिच सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब आपका एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम को हम 3 तरह से स्टडी करेंगे कि कब यूनिक होता है, कब इनफाइनाइटली मेनी होंगे, कब नो सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास सिस्टम है 2x plus ky equal to 1, 3x minus 5y equal to 7. We need a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. तो 2/3 not equal to k upon -5 not equal to 1/7. तो k कुछ भी कर लो, k क्या नहीं होना चाहिए, -10/3. k cannot be -10/3, कि जब आप -10/3 k की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये केस यूनिक सॉल्यूशन का नहीं रहेगा। तो -10/3 के अलावा यहाँ पे कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन -10/3 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन में ये बता सकते हैं कि क्या आना चाहिए, वो नहीं हम बता पाएंगे क्या आना चाहिए, हम ये बता देंगे क्या नहीं डालो, ये मत रखो, बाकी कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। अब ऐसे ही आते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ठीक है ना। तो a1 by a2 क्या है, 2/3, वो तो हमने निकाला हुआ है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन 1/7 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो इन एनी केस बन भी नहीं रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू -10/3। अब देखो दो ही चीजें है ना, -10/3 है। नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस में आपको -10/3 के इक्वल रखना है, लेकिन यूनिक में -10/3 के इक्वल नहीं रखना। समझ में आ गया ना इसका मतलब क्या है, राइट। और इसके बाद है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसके लिए हमें क्या करना होता है, तीनों रेशियोज को इक्वल। अब तीनों रेशियोज को इक्वल करना है, क्या ये तीनों कभी इक्वल हो सकती हैं, मतलब आप कह रहे हो a1 by a2 आपका क्या बन रहा है, 2/3, और यहाँ से c1 by c2 क्या बन रहा है, 1/7। तो क्या कुछ करके इनको इक्वल कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कभी भी इसमें नहीं बन सकते, नॉट पॉसिबल। ये सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है या आपको नो सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन इनफाइनाइटली कभी नहीं दे सकता। समझ में आ गया, इनफाइनाइटली कभी भी इसमें नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब नो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब नॉट पॉसिबल। कोई ऐसी k की वैल्यू है ही नहीं जिससे हमारे पास इनफाइनाइटली आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन ने इन दो रेशियोज को ही सेम नहीं रखा हुआ, इस सिस्टम ने अपने आप ही इन दोनों को सेम नहीं रखा हुआ। तो हम इन बिटवीन वाली रेशियो को इक्वल किसके करें, या तो 1/7 के करेंगे या हम 2/3 के करेंगे। तो जब भी हम करेंगे 2/3 के किया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर 1/7 के किया तो यूनिक आएगा, लेकिन इनफाइनाइटली तो कभी नहीं आ सकता। समझ में आ गई इसकी बात। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा वाला था जो हमने आपकी बुक में भी क्वेश्चन था और छोड़ दिया था, ठीक है। और क्यों छोड़ा था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन 5 को, देखो चलो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब तक हम एक k निकाल रहे थे, अब उसने कहा है a और b की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब ये हमारा डबल इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो है ना, 2 इक्वेशंस वाला, वो हम जब सॉल्व करेंगे उसमें भी 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितनी इक्वेशंस, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, तो क्या होगा, यूनिक आंसर हमारे पास आ जाएगा।
नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड ऑलवेज मैच द नंबर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। तुक्के तो मानने ही नहीं है ना। 2x minus 3y equal to 7। पहले पता क्या होता था, आई यूज्ड टू से चलो मैंने करवा दिया है, अब तो टेक्निक है फॉलो करो। बट उससे क्या होता है, बिकॉज मुझे तो आता है तो मुझे लगता है इजी है, सबको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ वेट कर लो, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं करवाऊंगी, एक बार डालूंगी दिमाग में, उसके बाद अपने आप वो इनपुट पुश मिलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये करते हैं। तो दिमाग का एक दरवाजा तो होता है, वो बंद होता है, राइट? तो व्हेन यू पुट दिस प्रॉपर क्वेश्चन ऐसा वाला डालते हैं तो वो खुल जाता है, वो फिर बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए पैसिव करना शुरू हो जाता है, राइट? तो हमें हाँ क्यों आंसर्स क्यों दूंगी भाई? अच्छा वो थोड़ी ना दूंगी, वो टेस्ट थोड़ी ना हुआ। फिर टेस्ट तो ये है कि जो सॉल्व किया, हमें क्या पता सॉल्व किया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और आपका फाइनल पेपर भी यही होता है कि तभी तो मैं कहती हूँ वेरीफाई करके आओ। मैं आपको मतलब ये भी सिखाती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि आई ऑल्सो टीच दिस थिंग कि आपने आंसर अपना चेक कैसे करना है कि सही निकाला है कि नहीं। ठीक है, काफी बारी वो चेक भी हो जाता है कि सही किया कि नहीं किया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, चलना वही है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 क्या है 2, a2 क्या है a plus b, b1 क्या है -3, b2 क्या है माइनस लगाकर a plus b minus 3। ठीक है, इन केस आपको कभी भी लगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आई फील आप थोड़ा सा फास्ट बढ़ सकते हैं यहाँ। ठीक है, हो गया ना ये? अब हमें करना क्या है, इन दो रेशियोज को लेकर इक्वेशन फॉर्म कर लो, पहले दो को बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट टू पहले ले लेते हैं, है ना? तो 2 into minus a plus b minus 3 is equal to -3 into a plus b। यही करेंगे आप, समझ में आ गया ना? राइट, तो अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लूं। ये -2a -2b प्लस 6, यहां से ऐसे तो ये माइनस कैंसिल भी हो सकता है ना? हम क्यों इतना लेके चल रहे हैं, इतना बोझ क्यों उठाना? या तो पहले ही यहाँ पे कैंसिल कर दो, नहीं किया तो यहाँ कैंसिल कर दो। 2a प्लस 2b माइनस 6, 3a प्लस 3b। मैंने इन दो रेशियोज को सॉल्व करके अभी देखा कि सिर्फ एक इक्वेशन बनती है, और ए और बी को इकट्ठा करते हैं इक्वेशन में, है ना? लाइक वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेंगे। एंड ये अब पता क्या थोड़ी सी स्मार्टनेस होती है, चलने का वे होता है। अब सिखाया क्या होता है, ब्रिंग एवरीथिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना? फिर वो माइनस हो जाएगा, फिर आप उसको साइन चेंज करोगे। तो मैं क्या करती हूँ, जहां पर मुझे बड़ी वैल्यू दिखी ना वेरिएबल की, इसको उठाकर यहाँ ले गए। ठीक है, तो मैंने 2a यहाँ लेकर माइनस कर दिया, क्या बन जाएगा 3a minus 2a। जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, लिखो मत अभी अगर समझना है तो, बाकी इफ यू थिंक ये आता है तो लिख सकते हो। मैंने 2a यहाँ ले लिया तो ये बन गया a माइनस करके। ठीक है, मेरा वेरिएबल माइनस भी नहीं हुआ, और मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है माइनस वाला वेरिएबल, मुझे बड़ा गंदा लगता है जब वेरिएबल के आगे, लीडिंग वेरिएबल के आगे माइनस लगाओ ना तो मुझे इरिटेशन सी होती है। तो मेरा फर्स्ट मोटिव होता है इसको प्लस कर दो। ठीक है, और फिर मैं इस 2b को यहाँ ले गई, ये भी क्या बन गया प्लस b। अब इस पे जाने को या तो यहाँ रख लो दूसरी साइड पे, या इसको भी वहां ले जाओ, -6 बन जाएगा +6। अब ये 0 यहाँ लगाया या यहाँ लगाया, क्या फर्क है? समझ में आ गए? आपने क्या करना है, आपने जहां पर आपको लगता है, व्हाट आई पर्सनली डू इज, मैं अपने वेरिएबल्स को माइनस में नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि वेरिएबल्स प्लस में रहे, तो उसकी मूवमेंट ऐसा रखूंगी कि जहां पे वो प्लस में आंसर आए। So I will take this plus 2a to the right hand side. I will take this plus 2b to the right hand side. अब इस -6 को भी right hand side पे ले गए तो +6 हो गया। अब equal to 0 यहाँ था, है ना? और वही equal to 0 विद प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर रख ले या इसको यहाँ रख ले, तो वही है, राइट? तो ये दो स्टेप का कैलकुलेशन जिसके मार्क्स नहीं मिलते, आपको मार्क्स मिलते हैं इसके, ये लिखने के, ये रेशियो लिखने के, उसके बाद डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करने,
राइट। ये हमारी अपनी कैलकुलेशन होती है, चाहे इसको 4 में कर लो चाहे इसको 2 में कर लो। समझ में आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इन दो को ले लेंगे, राइट। तो यहां से 3 into 4a plus b is equal to 7 into a plus b minus 3, राइट। मैंने a1 a2 b1 b2 को लिया, अब मैं b1 b2 c1 c2 को ले रही हूँ। तो यहां से आ जाएगा 12a plus 3b is equal to 7a plus 7b minus 21। अब मैं क्या करूंगी, इस 7a को आई टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो लीडिंग वेरिएबल है उसको नेगेटिव नहीं बनाना मुझे, राइट। तो मैंने इसे लिखा 5a minus 4b plus 21 is equal to 0। हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी और a और b में दो इक्वेशंस बनती है। अलग इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन है, इक्वेशंस भी खुद फॉर्म करो और सॉल्व भी खुद ही करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है कि इक्वेशन की आंसर फॉर्म करनी है और बी में, और उसकी आंसर भी निकालना है भाई, वो भी आपको करना है। कोई मल्टीप्लाई इक्वेशंस नहीं मिलेगी आपको, जैसे मर्जी सब्स्टिट्यूशन कर लो या एलिमिनेशन कर लो, एनी वे यू वांट। आई वुड प्रेफर एलिमिनेशन। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो क्यों किया, आई कैन सी 4b है और माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 4, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 24 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको ऐड, ठीक है। क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं है ना। हाँ स्लो बोलो, ठीक है। कन्वर्ट, हाँ ठीक है। अब मैं कैंसिल कर दूं, 9a प्लस 45 इक्वल टू 0, जिससे a की वैल्यू क्या आ गई, -5। तुमने उसके साथ सॉल्व किया, उसको लिया है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू की बी की, बी की तो हाँ बी की तो -1 ही आएगी, तो मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गया बच्चे सबको, आ गया ना सबको। अब आपके पास अगर ए की वैल्यू आ गई है -5, तो हम क्या करेंगे, पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ बी, है ना। यही करते हैं कि नहीं। जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। a निकाला -5, वो यहाँ पे रख दिया, प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जब भी a -5 पे इक्वल होगा, b -1 पे इक्वल होगा, ये गिवन सिस्टम वैल्यूज a और b की लेने के बाद, -5 -1 लेने के बाद कौन सा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपने ए पहले निकाला है कि डायरेक्टली बी निकाला है, देखो कहाँ पे, मैं देख लेती हूँ वरना, ठीक है। मैंने ए कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5a प्लस 5b प्लस 30 इक्वल टू 0, माइनस किया दोनों को, 5a प्लस 5b प्लस 30 इक्वल टू 0, और ये है 5a माइनस 4b प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो ये माइनस हुआ, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9b प्लस 9 इक्वल टू 0, तो b -1 ही आएगा। मैंने कर दिया। हाँ कहाँ गलती की वो देखो आप, साइन चेंज में। हाँ। यही चीज ध्यान रखनी है, जहां पर आप गलती करते हो प्लीज उसको मार्क कर लिया करो विद अ डिफरेंट पेन, आपके दिमाग में वो पॉइंट होना चाहिए कि मैं यहाँ गलती करती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज अनदर वे टू स्पॉट मैंने गलती कहाँ की होगी, राइट। चलो कर लिया ये। अब आते हैं, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको एमसीक्यू आएंगे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और एमसीक्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें ऑप्शन मार्क करना होता है। आपको एक क्वेश्चन दिया है ax प्लस by इक्वल टू c, और दूसरी है lx प्लस my
इक्वल टू n। और ना ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, बस इतना लिखा है। जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ो ना, और आपके लेवल पर आकर अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो लगेगा पता नहीं क्या एबीसी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। am इज नॉट इक्वल टू bl, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। उसमें हमें घूमना ही नहीं है, आपको ये छोड़ देना है। आपके लिए अपना प्रेफर्ड वर्ड क्या है उसको पकड़ना है। सिस्टम हैज व्हिच सॉल्यूशन, डैश सॉल्यूशन, तो आपको पता है या तो यूनिक होता है या इनफाइनाइटली या नो। तो हम क्या करेंगे अब करने के लिए, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, वही चेक करते हैं। अब बताओ इन इक्वेशंस में a1 by a2 क्या है, a upon l, b1 by b2 क्या है, b upon m, और c1 by c2 क्या है, c upon n, c है बेटा ये, ठीक है, c upon n। समझ में आ गया ना। आपको कैसे पता लगता है कि इनफाइनाइटली है या नो है, हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ये a by l और b by m, ठीक है। अगर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, a by am और bl क्या नहीं है, इक्वल नहीं है ना। फर्स्ट टू आर नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, दिस इज द केस ऑफ यूनिक। समझ में आ गया बेटा माहिर, नो सॉल्यूशन नहीं है, इट्स अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यस मैम। राइट, क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7, another application, तो कर दो उसको इक्वल करके, मैंने आपको पहले कहा था b1 c1, आपका मेन फोकस इन दोनों पे हो जाता है। अगर ये इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल हो जाए, आपका सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। ये इक्वल है, ये इक्वल ना हो, वो तो यूनिक, वो तो नो सॉल्यूशन नहीं है। हमारा मेन फोकस a1 a2 पे, रिमेंबर आई गिव दिस क्वेश्चन 2x, है ना, मैंने कहा था लिख लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस है जहां पर ना टेस्ट में डालो तो याद आता है। 9 बाय इक्वल टू मैंने यहाँ 14 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे मर्जी, एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, आपका आंसर एक्स का आ जाएगा। तो टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू 0 हो सकती है, एक वैल्यू, एक टेढ़ी मेढ़ी एक्स की कोई भी वैल्यू आ जाए, पर आएगी। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बनकर आएगा ना, वही तो हमें चाहिए होता है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में। हाँ बिल्कुल, और नो में पैरेलल लाइंस है ना, और इनफाइनाइटली में ओवरलैपिंग है कि वो ग्राफिकली आपस में ओवरलैप कर रही है हर एक पॉइंट पर। ठीक हो गया बेटा, समझ में आ गया ना। हाँ, ऐसे वाला डिफिकल्ट वाला नहीं डालूंगी, आपको लिखा होगा, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दे दूंगी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, एक दे दूंगी सॉल्व बाय एलिमिनेशन, एक दे दूंगी इनफाइनाइटली के लिए क्या वैल्यूज होंगी, यूनिक के लिए क्या वैल्यू होगी, और नो के लिए क्या वैल्यू। ये 5-6 क्वेश्चन होंगे इस तरह के ही, बस डायरेक्ट क्वेश्चन, जस्ट टू गेट फेमिलियर, एक हो जाएगा, एक वार्म अप सेशन हो जाएगा कि टेस्ट ऐसा होता है। और मेरा फर्स्ट टेस्ट मुश्किल नहीं होगा सच, आपको जो क्वेश्चंस करवाए नंबर्स चेंज होंगे वो तो हो सकते हैं ना, है ना। बस ऐसा वाला हो सकता है कि टू वाला वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी हो, ऐसा वाला जो मैंने अभी करवाया है ए और बी वाला, वो पी और क्यू में हो जाएगा, होगा ऐसा ही। कुछ मैं बाहर से नहीं डालने वाली, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं होगा। ये 5 दिन जो 6 दिन आपने मेरे साथ लगाए हैं, इसमें से ही कुछ ना कुछ होगा। और एक कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एक क्लास में और जो आपका परफॉर्मेंस चेक करना है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। चलो बता देती हूँ, देखो जैसे इसमें है ना, लेट मी टेक, ये वाला है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, और ये है x माइनस 2y इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट कहता है दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में निकाल लो। जैसे यहाँ पर मैंने कहा x की वैल्यू हो जाती है -3 + 2y। अब इस वैल्यू को उठाकर अपनी इक्वेशन में डाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 -3 + 2y -3y इक्वल टू 8। गेट वन वैल्यू, पुट इन द अदर, आपकी पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगी, जो आप क्लास 9 में, क्लास 8 में करके आए थे, 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -12 + 8y -3y इक्वल टू 8, 5y इक्वल टू 20।
है ना। y की वैल्यू क्या आ गई, अब ये y की वैल्यू देखो, या तो यहाँ डालो, यहाँ इसमें डाल दो, या यहाँ कहीं भी डाल दो, आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने पुट किया x is -3 + 2 × 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। Most of the times we use elimination. Most of the times we use elimination because वो थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपको लिखना पड़ता है काफी एक दो स्टेप्स। एलिमिनेशन में विद पैसेज ऑफ टाइम आप उसको मेंटल कैलकुलेशंस करके भी कर सकते हो कि पता है कि ये तो कैंसिल हो रहा है, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके माइनस ही कर दिया, माइनस, राइट। वो स्टेप्स मिस करने में थोड़ा सा हेल्प करता है इन केस हमारा कोई कंपटीशन है या स्पीड टेस्ट होता है उस केस में। आगे जाके बेटा जिंदगी में अगर कोई इंटरव्यू, कोई जॉब, मतलब आगे एमबीए करना है या इंजीनियरिंग में जाना है या कुछ भी करना है आगे, है ना, या कुछ करना नहीं है तब भी होगा। करवाती आ जाए, नहीं दी हुई मैंने, मैं देख लेती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। इसके होमवर्क वर्कशीट घर पे किया करो। कौन सी वाली है, वो x होगा ना बेटा, इसमें गलती होगी, नहीं लिखना। हाँ इसके 2k + 1 x होगा ना। हाँ क्या हुआ, रोज कर देती हूँ, मतलब वो कर किया हुआ है कल, ऐसी बात नहीं किया हुआ, किया हुआ है, राइट, किया हुआ मेरे साथ, रात को बैठ के मैंने किया था। अराउंड 7 o'clock हो जाता है। x प्लस लिंक तो मैंने, अगर मुझे कोई मांगेगा तभी दूंगी, रोज की मैं सेंड करूंगी। मैंने ना ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, यूट्यूब का वही लिख दिया है, मतलब लिंक रख दिया है। इन एनी केस आपको वहां से देख सकते हो, बट इफ यू वांट स्टिल आई विल शेयर द लिंक। मैं इतना भी कर दूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है लिंक शेयर करना, ठीक है। क्लियर हो गया बताइए। अब इसमें लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और आप ये सोचो ना कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ, मेरी हेडेक कम हो जाती है। कल किसी ने वीडियो देखना है या आपने देखना कि मेरा क्लास में क्या काम हुआ था, मिस नहीं हुआ है, तो आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो। ना बच्चे मेरे पास 2 साल से बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैम आप शेयर करोगे वीडियो तब हम देखेंगे, राइट। कोई ना कोई 2 दिन में एक रिक्वेस्ट डाल देता था कि मैम ये वीडियो शेयर कर दो, ये कर दो, तो उसके लिए मुझे स्पेशल लगना पड़ता था, उसके लिए उसका ही एक हल निकाला है, और ये सारी बातें उसमें आ रही हैं। x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16. It says write the number of solutions. इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं, कितने हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों रेशियोज निकालेंगे। व्हाट इज a1/a2, 1/2, b1/b2, 2/4, c1/c2 क्या होगा, -8 - 16। तीनों क्या है आपस में, रिलेशनशिप बिटवीन a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, हम लिखेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, or as the three of them are equal, thus the given system has, क्या होगा आंसर, infinitely many solutions। ये आपका fill in the blanks या फिर 1 मार्क में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The given system has infinitely many solutions, बस इसके मार्क्स मिलने हैं 1 मार्क, और वो क्यों है आपने इससे चेक किया। क्लियर हो गया बताइए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज नॉट रिलेटेड टू बेसिकली जो भी हम करते जा रहे हैं, लेकिन इक्वेशन में ना ये क्वेश्चन आप अपना 9th में भी करके आए होगे, आगे कोऑर्डिनेट करेंगे तब भी उसमें एक क्वेश्चन होगा, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट करवाओ, लिख लिया सबने ये क्वेश्चन नंबर 8। Write the coordinates where the line x minus y equal to 8 intersects both the axes. Axis कौन सी होती है ये, x axis y axis। x axis कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल वाली, y axis कौन सी हुई, वर्टिकल वाली। वो कहते हैं ये हमारी एक्सेस है, ये x, x डैश, y और ये y डैश, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। इसको क्या शो करते हैं, कैसे पॉइंट्स क्या है इसके, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0।
एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हो तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये सब बेसिक्स है जो अपने 8th 9th में किए होंगे, अभी भी हमें याद रखने हैं, पीछा नहीं छोड़ता ये चीज। ठीक है, और अगर 11th 12th में मैथ करोगे तब भी ये पीछे रहेगा। समझा रही हूँ, आपने समझना है उसके लिए लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, दिमाग में रखें। राइट, अब इसने कहा है कि ये वाली लाइन ना, आपने इसको जब भी ड्रॉ किया एक्सिस पर, है ना, तो कोई एक शेप में लाइन बन जाएगी। ये लाइन आपने मान लो ऐसे ड्रॉ किया, तो जब एक्स एक्सिस को कट करती है किस पॉइंट पे करती है, वाई एक्सिस को करती है किस पॉइंट पे करती है, हमें वो बताना। तो उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स बोथ द एक्सिस। जब भी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो किसी भी एक्सिस के साथ, ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन, तो क्या होगा इस पॉइंट पर, y 0। समझ में आ गया, लिख लो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट इज 0, क्योंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो हमेशा किस फॉर्म में होता है, x0। याद आया, पढ़ा था ना ये, चाहे टर्म 1 में पढ़ाओ, पर याद तो आया कि नहीं। Any point on x-axis is of the form x0, ठीक है, and if a line, इसी के साथ if a line intersects y-axis, तो क्या होगा फिर, अगर लाइन y-axis को इंटरसेक्ट करती है, then x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो y-axis पर कोई भी पॉइंट हो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 0y। क्लियर हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब मुझे बताना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो मैं किसको 0 पुट करूंगी, y को। ठीक है, तो अब हम इसको मैं इरेज कर दूं, हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 0 इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो पॉइंट जहां पे कट किया एक्स एक्सिस पर क्या बन जाएगा, 8 0। आपने पॉइंट लिखना है, एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, आपको कोऑर्डिनेट्स का है। ठीक है ना, तो आप लिखोगे पॉइंट इज 8 0, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अभी क्लास से भी आने बैठ जाओ, 10th क्लास है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ऐसे ही if we have to find where the line intersects x y axis, so we'll say x minus y equal to 8, put x equal to 0। ये हम करेंगे x axis का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, और ये करेंगे y axis का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू माइनस 8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 माइनस 8। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया 8 0 पर, बाय एक्सिस को किया 0 माइनस 8। समझ में आ गया, तो जब भी हमें एक्सिस वाला पॉइंट निकालना हो ना, दूसरा वाला वेरिएबल 0 पुट कर दो। एक्स एक्सिस है तो y 0 पुट करो, y है तो x को 0 पुट करो। समझ में आ गई इतनी बात ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये भी क्यों दिया था ये बता देते, क्वेश्चन नंबर 9 बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 ना कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है, x प्लस k, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म करता है, k प्लस 1 y इक्वल टू 5, k प्लस 1 इंटू x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। ठीक है, तो अभी फिलहाल के जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी ना, क्या करना है आपने इसमें, कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और हम क्या लिखते हैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 लिखना है हमें। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस ये रेशियो होगी, ठीक है, ये रिलेशनशिप होगा। तो a1 1 upon k plus 1 is equal to k plus 1 upon 9,
इज इक्वल टू 5/8k-1। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहां पे मल्टीप्लाई करके रेशियोज को क्रॉस में क्वाड्रेटिक ना बने, हमें वो लेना है। ठीक है, तो ये हम तीनों में से कौन से वाले दो को लेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन को हम मार्क कर लेंगे कि इन केस क्वाड्रेटिक बनता है तो क्या करना है। तो आपको सॉल्विंग नहीं आएगी, बाकी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इजी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8k-1 5 into k+1, 8k-1 5k+5, 3k equal to 6, k की वैल्यू क्या आ गई। और इसके बाद हमें क्या करना होता है? वेरीफाई। इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर लो, कहीं भी, मतलब आपके k वाली में पुट कर लो। 1/3, 3/9, 5/15। समझ में आ गया? I am putting k as 2 in the 3 given ratios. 1/3, 2 पुट करने के बाद 3/9, 5/16 minus 1, 5/15, तीनों रेशियो 1/3 दिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया ये हमें? तो आंसर होगा k इक्वल टू 2। हमने वेरीफाई भी कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया। राइट, क्वाड्रेटिक अभी नहीं करवाऊंगी, इसी चीज को सर्कल करके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा भी कर लेंगे ना, उसके बाद सारा क्लियर होता है कि हमने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद क्या करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हो गया ये। अब बुक निकाल लो भैया, बुक निकालो। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज से इसको स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स के साथ। हाँ हो गई, तो अच्छा। चलो अब बुक करेंगे, देखते हैं बुक किससे होगी। मुझे NCERT चैप्टर नंबर 3, चुपचाप से काम करो, अभी ऐसी बता रही हूँ। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, पेज नंबर, एग्जाम्पल 1, पेज 41। ठीक है बेटा, सबके पास बुक्स है? पेज 41, एग्जाम्पल 1। इसने ना ये केस दिया हुआ है पहले आपको। Akhila goes to a fair with ₹20, wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically. तो ये चीज ना आपको उसने पहले दी हुई है फर्स्ट चैप्टर 3.1 इंट्रोडक्शन में ही। Akhila went to a fair in a village, पेज 38 पर। She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla, a game in which you throw a ring on the items and so on. चलो, the number of times she played the hoopla is half the number of rides she had on giant wheel. बुक नहीं है, इसके साथ पढ़ो बुक। तुम इस पर देखो, फिर कहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? If each ride costs ₹3 and game of hoopla costs ₹4, how would you find out number of rides she had and number of times she played hoopla? ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये केस देकर कि कितनी बार उसने राइड ली और कितनी बार उसने हुपला प्ले किया, प्रोवाइडेड कि उसने 20 रुपीज स्पेंड किए। तो हमेशा इक्वेशन में ना आपको दो चीजें निकालनी होंगी, क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, दोनों को अपना अपना एक वेरिएबल दे दो। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ राइड्स टेकन। क्या लिखोगे नंबर ऑफ राइड्स को? x। लेट द नंबर ऑफ टाइम्स hoopla played, क्या हो जाएगा? y। अब इन दो वेरिएबल्स के साथ आप इक्वेशन फॉर्म करोगे। आपको देखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। उसने कहा है नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला। हुपला के लिए आपने क्या वेरिएबल लिखा था? y, है ना। एक ना जोक होता है, मैं हर बार मैथ्स क्लास में सुनाती हूँ अपना, कि वो कहते हैं ना हिंदी वाली मैम हिंदी में बात करती है, इंग्लिश वाली मैम इंग्लिश में बात करती है, तो मैथ्स वाली मैम को बोलो मैथ्स में बात करें। तो ये जो अब मैं लिख रही हूँ ना, ये मैथ्स की बात है, ये मैथ्स में हमारी लैंग्वेज है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्या है?
number of times she played hoopla is half the number of rides she's taken on giant wheel. और मेरी मैथ्स की भाषा क्या कहती है कि y, hoopla था y इसका मतलब इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 number of rides she's taken on giant wheel x. ये है हमारी y इक्वल टू हाफ x मैथ्स की भाषा. तो कल मुझे कोई कहेगा ना मैं मैथ्स में बात करो, तो मैं कहूंगी y इक्वल टू हाफ x. इंग्लिश जो आपने लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करके मैंने मैथ्स पर लिखा, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा, वेरिएबल्स पर लिखा, और वो बन गई हमारी मैथ्स लैंग्वेज. समझ में आ गया? y इक्वल टू हाफ x. समझ में आ गया इतना में? और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? एक राइड उसको बनती है 3 रुपए में, 3 रुपीज में, और गेम ऑफ हुपला के लिए उसे देने पड़ेंगे 4 रुपीज. कितनी बार राइड ली है? x टाइम्स. और एक राइड के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं? 3 रुपीज. तो एक इक्वेशन बन गई. अगर उसने x राइड्स ली और हर बार 3 रुपीज की टिकट है राइड्स की, तो 3x उसने स्पेंड किए राइड्स पर. हुपला के लिए उसको अगर टिकट लेनी है, काउंटर लेना है, तो उसको 4 रुपीज देने पड़ते हैं, और उसने y टाइम्स प्ले किया है, तो क्या हो जाएगा? 4y. और ये तब तक कर सकती है जब तक उसके 20 रुपीज खर्च होंगे. इन टोटल उसने खर्च किए हैं 20 रुपीज. तो 3x plus 4y equals to 20. This is my second equation. दो वेरिएबल, दो डिफरेंट इक्वेशंस. अब मतलब समझ में आया मैं कह रही थी दो डिफरेंट होनी चाहिए हमारे पास, है ना? क्योंकि इनफाइनाइटली ना हो, ये ना हो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन दे दी और कहा जी अब आंसर निकालो. समझ में आ गया? तो आई नीड नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उतनी ही डिफरेंट इक्वेशंस. तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या यूज करें? सब्स्टिट्यूशन. बिकॉज y की वैल्यू पहले ही x के टर्म्स में दी है, तो जहां y दिख रहा है वहां पर मैं करूंगी पुट y इक्वल टू हाफ x. 3x प्लस 4 इंटू हाफ x इक्वल टू 20. तो यहां से ये कैंसिल हो गया. क्या बन जाएगा? 5x इक्वल्स टू 20. जस्ट गिव मी 5 मिनट्स बेटा. x की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू 4. x is equal to 4. समझ में आ गया इतना? x is equal to 4. Now put x as 4 here. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 into 4, 2. y की वैल्यू आ गई 2. Right? So we have number of rides taken 4, number of times hoopla played 2. और ये हमारा आंसर है, और इससे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गया. ठीक है? और अगर ये मैं पहले करवाती ना तो सबकी शक्लें मेरी तरफ होती कि मैम कर क्या रहे. उसने कहा इक्वेशन फॉर्म करो और छोड़ दो, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल. लेकिन जो आपका पेपर है ना, वो ये नहीं कहता इक्वेशन फॉर्म करो और छोड़ दो, वो कहता है इसको पूरा सॉल्व करो. राइट? दैट्स व्हाई मैंने बुक पहले शुरू नहीं करवाई, बिकॉज आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया. अब ये बुक सॉल्व करनी, चैप्टर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. फिर हो गया इतना? चलो अब आएंगे एग्जाम्पल नंबर 2. और जहां इसने कहा है ना ग्राफिकली छोड़कर, वो लास्ट में हमने सब करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफ वो सब लास्ट में होगा. अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पर. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils, 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent the situation algebraically and graphically. वो छोड़ देंगे, हमें सॉल्व करना है. ठीक है? 2 वेरिएबल्स को रिकॉग्नाइज करना है. 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? x and y. कौन से, किस चीज को शो करते हैं? वो पेंसिल्स को और इरेजर्स को. और उसके भी किसको? नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ इरेजर्स. सो लेट the number of pencils purchased, number of pencils x, let the number of erasers y. अच्छा, कोशिश है करना जो आपको पहले वाला वर्ड दिया होता है ना, जैसे मुझे पेंसिल्स पहले दिया था, मैंने पेंसिल्स को x लिया, क्योंकि हमारा फ्लो होता है, हम इक्वेशन तो उसी फॉर्म में करते हैं. कभी अल्टा मल्टी मत करना, रेजर्स को चेक कर, हमने सॉरी अपने वेरिएबल्स को चेक कर लेना. ठीक है? सो परचेज 2 पेंसिल्स, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. समझ में आ गया बेटा? ये 2 पेंसिल्स ली, 3 पेन्स लिए और 9 रुपीज खर्च कर दिए. देन
उसकी फ्रेंड ने 4x + 6y = 18। अब इतना सब कुछ हम पढ़कर आए हैं, अगर मुझे इन्हें सॉल्व करना हो इसके लिए आप क्या कहोगे? एलिमिनेशन। और अगर आप देखो फिर भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। समझ में आ गया ना कि अगर उसने हमें इस इंफॉर्मेशन के साथ कोई हमें कहता है बताओ x और y क्या है, तो वी आर स्मार्ट इनफ नाउ टू अंडरस्टैंड कि इसका आंसर एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? इसके आंसर मल्टीपल में आएंगे। वील हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये सिस्टम जो है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। वही मैंने कहा था ना, डिफरेंट वाला ना हो, मेरे पास ये मत लेकर आओ मैम इसका आंसर निकाल के बताओ, है ना, इसमें x और y बताओ क्या होगा। तो इसमें x और y की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, एक डायरेक्ट फिट नहीं है कि नहीं यही लिया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 3 है, टाइम अभी करो। एग्जाम्पल 3 हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क में करके आना। 3 तो क्वेश्चन है उसके, एक में नो होगा, एक में यूनिक होगा, एक में इनफाइनाइट होगा। 3.1 होमवर्क 3 क्वेश्चन है बेटा उसके, और वो भी स्टेटमेंट सम्स है। स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, यूनिक में आंसर निकाल देना, इनफाइनाइट में लिख देना इनफाइनाइटली, नो में लिखना है नो। लेकिन प्रॉपर लिख कर लाना, लेट द नंबर ऑफ डेज लेट वो करके, ऐसा नहीं कि टाइम पास किया हमने क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है? आपके नोट्स बन रहे हैं क्लास के, क्लास में फिर भी मैं करवाई दूंगी, डिस्कस कर दूंगी। एग्जाम्पल 3, 2 rails are represented by equation x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसने कहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। पहली बात तो बात किसकी कर रहा है? वो रेल ट्रैक्स की, और इसके साथ वो शो कर रहा है, राइट? अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, x और y का पॉइंट निकालना हो, मेरे पास ये इक्वेशंस आए, तो हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन, है ना? तो इसने आपको कहा है कि ग्राफिकली शो करो। जब आपने ग्राफ में शो किया तो आपके पास ये पैरेलल लाइंस बनकर आ गई। ठीक हो गया? तो ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन जो दी हुई थी वो सिर्फ एग्जांपल्स के साथ दी थी, हम ये सब कर चुके हैं, इसीलिए ये बहुत आसान, ठीक है? -4 / -12। So these two equations or the two rail tracks are parallel to each other। तो कल आपसे कोई पूछे कि इस रेल ट्रैक्स पर अगर ट्रेन चलती है तो कभी एक्सीडेंट होगा? अगर 2 डिफरेंट ट्रेन्स इस रेल ट्रैक्स पे चल रही हैं तो कभी एक्सीडेंट होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है ना? बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑलवेज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.1 इज योर होमवर्क। कल मैं पहले पूछूंगी आपसे सॉल्व किया कि नहीं, उसके बाद टेस्ट दूंगी, ठीक है?